संस्था को तोड़ने के, वो बहुत एक अपवाद के स्वरूप में है। खारे समुंदर में मीठे पानी के दो चार बूंद डाले जैसे कुछ उदाहरण हमारे सामने पेश होते हैं। खैर, तो हम बाबा साहब की इस अनमोल ऐसे विचारों को फिर से एक रिवीजन के तौर पर कहो, या अपने विचारों को फिर से तराशने की बात करने के लिए कहो, या उसको फिर एक उसको नया एक आयाम देने की तरह से कहो, हम फिर से उस विषय को चर्चा करना चाहते हैं। और इसलिए कल का जो विषय था या कल की जो बात थी, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी, या आपने भी पढ़ा होगा, आपने नोट्स भी देखने चाहिए, या जो भी ये लेख है बाबा साहब का, तो वो पढ़ना भी चाहिए। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, आप अपने भाषा में पढ़िए, डिक्शनरी का सहारा लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ या आपने ट्रेनिंग के दरमियान उसके बारे में सुना होगा, उसके ऊपर चिंतन भी करने की कोशिश कीजिए। बड़ा अच्छा लॉकडाउन का समय है, कोई कामकाज का दबाव नहीं है, परेशानी जरूर है, क्योंकि घर में बैठे हैं, पैसे नहीं है, कामकाज नहीं है, भविष्य की चिंता है, लेकिन चिंता करके कोई फायदा भी नहीं है। तो स्वयं के ऊपर मैत्री भावना कीजिए, मैत्री भावना का ज्यादा से ज्यादा सराव कीजिए, आनापानसति से स्वयं को जागरूक रखिए, और बाबा साहब के इस विषय पर चिंतन करने की कोशिश कीजिए एक विधायक मानसिक अवस्था में। कल हमने ये देखा था कि जात या जाति संस्था ये किस तरह से या उसके कितने गलत परिणाम या मानवीय जीवन के लिए वह कितनी विरोधक है, या मानवीय जीवन को त्रासदी में बदलने के लिए, दुख में बदलने के लिए, मानवीय जीवन को एक निचले स्तर पर लाने के लिए यह जाति व्यवस्था और जाति की मानसिकता किस तरह से कार्यरत है, इसकी कुछ झलक हमने कल देखी थी। और कुछ शब्द प्रयोग में मैंने किए थे, डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिमोरलाइज करता है, एंटी सोशल स्पिरिट है, हार्मफुल इंस्टीट्यूशंस है, हमारे मन के अंदर ऊंच नीचता का भाव, भेद करने की प्रवृत्ति, इन सारी बातों को, और एक तरह से डिग्रेडिंग सिस्टम है जिसको बहुत अच्छी तरह से कहा गया है कि ग्रेडेड अनइक्वालिटी, ऐसा इसका एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि डिग्रेडेड अनइक्वालिटी तौर पर इंसानों को बांटने का ये एक संस्था है। उसी बात से हम इस मुद्दे पर आए थे कल कि बाबा साहब ने इस जाति संस्था के, जाति व्यवस्था के ऐसे भयानक और हानिकारक परिणामों को देखने के बाद उन्होंने जो कुछ भी समाज शास्त्र का स्टडी किया, मानव वंश शास्त्र का अभ्यास किया, इतिहास का अभ्यास किया, अन्य अन्य कई देशों के स्थितियों को उन्होंने देखा, प्लेटो का अभ्यास किया, प्लेटो के समाज शास्त्र का, प्लेटो के सामाजिक व्यवस्था का अभ्यास किया, ऐसे कई तरह से अभ्यास करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर आए थे जो इस छोटी सी पुस्तिका में लिखा है कि सोशल रिफॉर्मेशन इज फंडामेंटल फॉर एवरीथिंग, कि समाज का पुनर्रचना होना, भारतीय समाज को पुनर्रचित करना, ये अत्यंत मूलभूत और प्राथमिक बात है। इसी के नींव पर इस देश का भविष्य
निर्भर है। इस देश का जो कुछ भी भविष्य है वह इस देश की सामाजिक पुनर्रचना पर आधारित है। वो किस तरह से होगी या जैसी है वैसी ही बनी रहेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन बाबा साहब का वक्तव्य यह है कि जो कुछ भी हम करना चाहेंगे वह क्रैक हुए बगैर नहीं रहेगा। अब मैं जिस मोबाइल पर बोल रहा हूं उसी मोबाइल पर वह कुछ वाक्य है जो आज उसका मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैंने कल आपको ये कहा था कि आप चिंतन कीजिए, आप सोचिए, क्या आप बाबा साहब के इस मत से सहमत हो सकते हैं कि सब कुछ जो कुछ निर्माण करना है या जो कुछ भी करना है उसके लिए समाज की पुनर्रचना यह प्राथमिक बात है, बाकी अन्य बातें अलग है। और वह समाज की पुनर्रचना किसी न किसी तौर पर कुछ तत्वों के आधार पर होगी, जो तत्व आप धार्मिक कहे या धार्मिक न कहे या सोशल कहे, या कल मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, अपने मन को परिवर्तन करने वाली बातें कहे, कुछ भी नाम दीजिए। सो कोई ना कोई उसका फाउंडेशन हो, जिस फाउंडेशन के आधार पर, और वो फाउंडेशन उसको स्पिरिचुअल कहो, उसको धार्मिक कहो, उसको आदि भौतिक कहो, उसको और कुछ नाम दो, वो बात अलग है। लेकिन क्या आप इस मत से सहमत है? यह सबसे अहम मुद्दा है कि समाज रचना यह प्राथमिक बात है और उसी के आधार पर बाकी सब कुछ इस देश का और हमारे समाज का और उस समाज का घटक होने के नाते हमारा भी और आने वाले पीढ़ियों का भी भविष्य उसी पर निर्भर है। तो यह हमारा कल का मुद्दा था कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल रिफॉर्मेशन इज फंडामेंटल एंड प्राइमरी। आपने कितना चिंतन किया और क्या उसके ऊपर सवाल लाए हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये हमारा कल की बात थी। जो मैं उसके आगे कुछ आज की बात कहना चाहता हूं। आज की बात में यह है कि इस देश में इस जाति व्यवस्था के कारण, संस्था के कारण और उस जाति की एक मानसिकता के कारण हमारा मन जिस तरह से भी ग्रस्त हुआ है और जो कुछ भी हम बटे हैं उसके कारण इस देश में हजारों सालों से कोई भी सोशल रिवॉल्यूशन नहीं हो सकी, क्योंकि हम जाति उपजाति में बटे हुए होने के कारण हम इकट्ठा नहीं आ सकते, बड़े पैमाने पर समाज इकट्ठा नहीं आ सकता, उसका कोई संगठन नहीं हो सकता, और इसलिए इस देश में हजारों सालों से जो कुछ भी होता रहेगा वो होता रहा है, लेकिन कोई भी इस देश में सोशल रिवॉल्यूशन नहीं हो पाया है। यह बहुत ही इस देश के परिवर्तन के लिए ये बात रही है कि कोई सोशल रिवॉल्यूशन संभव नहीं हो पाया, क्योंकि हम जाति की मानसिकता से ग्रस्त होने से हम गुट में, और बहुत छोटे छोटे गुट में, जिसका मैंने कल उदाहरण दिया था बाबा साहब के वाक्य को लेकर, कि जिस तरह से कुछ गिने चुने चूहे एक छोटे से बिल में रहते हैं, उसी तरह से उपजातियों में बटे हुए हम उस तरह से गुट में बटे हुए होने के कारण हमें बाहर से किसी का भी कोई लेना देना नहीं होता। हम अपने ही सीमित होकर हम अपना जीवन चला रहे हैं या जी रहे हैं किस न किस तरह से। तो ये एक मुद्दा रहा है कि जाति की मानसिकता ने इस देश में
कोई भी सामाजिक क्रांति नहीं होने दी। तो सामाजिक क्रांति होने से यह देश पूरी तरह से अभिन्न रहा। इस देश में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हो सकती। और इस तंत्र युग में भी शायद संभावना कम है, क्योंकि हम तंत्र युग में होने के बावजूद भी जाति की मानसिकता से ग्रस्त है, और इसलिए वो भी संभावना आज भी इस तंत्र युग में भी नहीं है। फिर बाबा साहब आगे कहते हैं कि जैसा संगठन नहीं हुआ, कोई सोशल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, तो फिर इस जाति संस्था को टिकाने के लिए उन्होंने एक बात बताई कि यह जाति संस्था ऐसी टिकी कैसी, और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो आज भी कोई कोई एलुमनाई मेरे साथ शेयर करते रहे कि वो जिस जाति से आए हैं उस जाति में, उस जाति के अनुसार कुछ यदि आप नहीं करते हैं तो आप दंडित होते हैं और समाज को दंड देना पड़ता है। जिसको बाबा साहब ने उस लेख में एक्स कम्युनिकेशन कहा कि आपने यदि वो दंड नहीं दिया तो आपको जाति के बाहर कर दिया जाता है और आपसे कोई लेना देना नहीं होता। यदि आपको जाति के बाहर कर दिया तो आप का जीना अत्यंत दुर्भर हो जाता है। तो यह जो है, यह इस कारण यह जाति व्यवस्था बरकरार रही। और वो मराठी में मन है, पता नहीं अलग अलग लैंग्वेज में भी अलग अलग होगी, जाति बराबर माती खाती, कि जात जो कहेगा वही आपको करना है, उसके विरोध में नहीं जाना है। यदि आप उसके विरोध में जाएंगे तो आपका जीवन और आपका मृत्यु एक जैसा हो गया, मरने जैसा हो गया, आपका जीवन अत्यंत दुर्भर हो जाएगा। आपको सरेंडर ही होना पड़ता है जाति के सामने, और वही सरेंडर होने की वजह से यह जाति व्यवस्था उसी तरह से बनी रही। और आज भी हम ढेर सारी बातें देखते हैं, सुनने में भी आती है, अलग मैं वो कहानियां नहीं बताता, ढेर सारी कहानियां हैं। यह जाति व्यवस्था, जाति को जाति के तहत दंडित करना, जाति के तरह जाति के बाहर निकालने की कोशिश करना, एक्स कम्युनिकेशन करना। सो इन सब बातों की वजह से कोई भी रिफॉर्मेशन नहीं हुआ और कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। सो फिर बाबा साहब आते हैं, इतना ढेर सारे जाति के विरोध में बोलने के बाद वह यह कहते हैं कि फिर हम इस समाज को किस तरह से और किस आधार पर उसका सुधारना करें, रिफॉर्म करें, फॉर्मेशन करें, उसकी पुनर्रचना करें। तो समाज को पुनर्रचना करने के लिए तुम्हारे पास कुछ न कुछ आदर्श समाज की एक मूलभूत कल्पना होनी चाहिए। और बाबा साहब 12वें प्रकरण में ये कहते हैं कि मेरी आदर्श समाज की मूलभूत कल्पना जो है वह लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी पर आधारित है, और इसी के आधार पर हम अपने समाज की पुनर्रचना कर सकते हैं। स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व, इन तीन तत्वों के आधार पर हम पुनर्रचना कर सकते हैं। ये बात की बात है कि उस वक्त बाबा साहब हिंदू ही थे, लेकिन वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व की बात करते थे। वही बाबा साहब 1955 आई थिंक 1955 या 56 में वह ये बात करते हैं कि ये जो तीन तत्व है, यह तीन तत्व मैंने अपने गुरु बुद्ध से लिए हैं, मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं लिए।
तो आप समझ सकते हैं कि जब वो बुद्ध का उद्धरण करते हैं तो 1936 में ही उन्होंने बाबा साहब ने बुद्ध को गुरु माना होगा, और तभी स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व के आधार पर, बुद्ध के शिक्षा के आधार पर, इन धार्मिक तत्वों के आधार पर वह समाज की पुनर्रचना करना चाहते। वह जब मुक्ति कौन पथे यह लिखते हैं, या मुक्ति कौन पथे का मतलब है व्हाई कन्वर्शन, कि हमने धर्मांतर क्यों करना चाहिए, ये उसका बाबा साहब का एक भाषण है 1935 का। और उस भाषण में उन्होंने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, इन 3 मूल्यों को आध्यात्मिक मूल्य कहा, कि यह 3 मानवीय मूल्य, यह जीवन के आध्यात्मिक मूल्य है। सो बाबा साहब उसको स्पिरिचुअल वैल्यूज कहते हैं 1935 में। इसलिए कल मैंने जिक्र किया था कि हम धार्मिक तत्वों के आधार पर बाबा साहब इस समाज की पुनर्रचना करना चाहते हैं। और बाबा साहब के धार्मिक तत्व थे स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व। तो कल मैंने इसका नाम नहीं दिया था, इसका जिक्र नहीं किया था। जो आज के इस जो हमने 20 से 30 तक पेजेस पढ़े हैं, उस 20 से 30 पेजेस के बीच में ये बातें आई हैं। तो बाबा साहब की पुनर्रचना, सामाजिक पुनर्रचना, यह स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, ये बुद्ध के मूलभूत शिक्षा पर आधारित है, आध्यात्मिक मूल्यों के आधारित है। यह घटना के पॉलिटिकल वैल्यूज नहीं है, यह घटना के क्या कहेंगे उसको, स्लोगन्स नहीं है, यह फ्रेंच राज्य क्रांति के स्लोगन्स नहीं है। सो बाबा साहब के मतानुसार स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, यह स्पिरिचुअल वैल्यूज है, यह आध्यात्मिक मूल्य है, ये बुद्ध के शिक्षा के तत्व है। और इन तत्वों के आधार पर वह इस देश के समाज को पुनर्रचित करना चाहते हैं। और फिर मुझे लगता है भले ही मैं वो न पढ़ूं, लेकिन कल से मैं वो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख कर आपके सामने पेश करूंगा, हो सकता है तो। लेकिन उसमें जो कुछ भी मुझे याद आता है, तो उसमें ये लिखा है कि जाति की व्यवस्था ने हमें कैसा गुट में मजबूत किया है। राइट और रॉन्ग, ही इज माई मैन, ही इज माई कास्ट मैन, ये बाबा साहब के शब्द है। कि सही हो या गलत, वह मेरे जाति का है, इसलिए मैंने उसका सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने उसके मत के अनुसार जीवन जीना चाहिए, इसलिए वह मेरा अपना है। और वह यह भी कहते हैं कि इस देश की यह है विडंबना कि कोई भी व्यक्ति उसी जाति का हो तो वही लीडर हो सकता है, दूसरे जाति को वो लीडर नहीं मानते। उदाहरण के तौर पर बहुत अच्छा उदाहरण है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की मातंग कम्युनिटी बाबा साहब को अपना नेता नहीं मानती, वह अन्ना भाऊ साठे को अपना नेता मानती है। क्लासिक उदाहरण है, क्योंकि अन्ना भाऊ साठे मातंग कम्युनिटी से है, बाबा साहब नहीं है। तो यह इस देश की विडंबना है कि आज के परिस्थिति में भी, इतना करने के बावजूद भी, इतना इस कम्युनिटी के करने के बावजूद भी, यह इस तरह से विडंबनाएं है कि उसी जाति के लोग, उसी जाति के व्यक्ति को उसकी जात ढूंढते हैं, और वो उस जाति का होगा तो वही उसका नेता हो सकता है, दूसरे जाति का उसका नेता नहीं हो सकता। ही इज कैपेबल और नॉट, ये है गुट प्रवृत्ति। ये बाबा साहब लिखते हैं, राइट और रॉन्ग, ही इज माई मैन, ही इज माई कास्ट मैन। और इस तरह से हमारी गुट प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग होती है। तो यह गुट प्रवृत्ति जो है, जो बुद्ध धम्म में हम शिक्षा लेते हैं, जो बौद्ध जीवन जीते हैं, बौद्ध जीवन जीने का मतलब है व्यक्ति करके जीवन जीने का,
एज ए इंडिविजुअल करके जीवन जीने का, और इस इंडिविजुअल जीवन जीने के विरोध में यह गुट प्रवृत्ति या ग्रुप ग्रुप प्रवृत्ति कार्यरत होती है। तो इसलिए हमारा बौद्ध जीवन विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि हम यदि ऐसे गुट प्रवृत्ति से, ऐसे जाति की मानसिक व्यवस्था के कारण इस गुट प्रवृत्ति से यदि हम ग्रसित हो जाते हैं, तो हम इंडिविजुअल करके कार्यरत नहीं हो पाते, और इंडिविजुअल करके हम विकसित भी नहीं हो सकते। तो यह बाबा साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 12 नंबर। आप 12 सेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और उसके ऊपर चिंतन कीजिए। अभी आपके पास किताब हो तो वो भी आप पलट कर देख सकते हैं कि क्या बाबा साहब ने इस तरह से इस बात में उल्लेख किया है। फिर बाबा साहब ये इसी जगह दूसरी बात कहते हैं कि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो है सो उन्होंने फ्रेटर्निटी, बंधुता को बहुत जोर दिया, और उन्होंने कहा कि फ्रेटर्निटी का दूसरा नाम है लोकशाही, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का नाम है एसोसिएटेड लिविंग, कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीते हैं, उसी को हम एसोसिएटेड लिविंग कहते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपने विचार बांटते हैं, बांटते हैं, अपनी बातचीत बांटते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। एक अभिसरण जिसको कहेंगे सामाजिक अभिसरण, वह सामाजिक अभिसरण हम एक दूसरे के साथ मिलकर वह डेमोक्रेसी है। सो बाबा साहब के फ्रेटर्निटी का दूसरा नाम है डेमोक्रेसी। का मतलब है मैत्री। तो इस तरह से बाबा साहब ये स्पिरिचुअल बात पर इस देश की सामाजिक पुनर्रचना करना चाहते हैं। फिर बाद में वो यह देखते हैं कि यह मेरा मॉडल है, लेकिन इस देश के जो जात पात तोड़क मंडल है या अन्य लोग हैं जो इस देश को पुनर्रचित करना चाहते हैं, जो कुछ अच्छे हिंदू लोग हैं जो इस जात को बुरा समझते हैं, वो किस तरह से समाज को पुनर्रचित करना चाहते हैं। तो उन्होंने उस वक्त बड़ा आंदोलन चला था भारत देश में, और वह आंदोलन कर रहे थे सामाजिक पुनर्रचना के लिए आर्य समाजी लोग। अभी तक ट्रेनिंग सेंटर में केवल एक एलुमनाई आया है जो आर्य समाज के साथ कार्यरत रहा है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप ढूंढ लीजिए कौन होगा वो, आजकल वो धम्मचारी। वह आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ था, अभी नहीं है। आर्य समाज की जो सामाजिक पुनर्रचना करने की बात है, वह थी चातुर्वर्ण की। चातुर्वर्ण के आधार पर, 4 वर्णों के आधार पर समाज रचना करना चाहते थे। और वह चातुर्वर्ण जो था वह जन्म के आधार पर नहीं करना चाहते थे, वह गुणों के आधार पर करना चाहते थे। और वह गुणों के आधार पर जो शायद स्वामी दयानंद ऐसा कुछ भी उनका नाम था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो वह चातुर्वर्ण उनका गुणों के आधार पर था। बाबा साहब ने लगभग 15, 16 और 17 ये जो 3 सेक्शन हैं, ये चातुर्वर्ण का मॉडल किस तरह से अव्यवहार्य है, हम कैसे लोगों को बांट सकते हैं, और फिर महिलाओं को कहां बांटेंगे, यह इस तरह से ढेर सारी उनकी खामियां निकालते हुए वह चातुर्वर्ण का मॉडल कितना अव्यवहार्य है, इसके लिए बाबा साहब ने कुछ पन्ने जो है या कुछ सेक्शंस जो है उसके लिए दिए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये अव्यवहार्य और इम्प्रैक्टिकेबल बात है।
तो इसलिए उन्होंने वह जो चातुर्वर्ण के आधार पर, गुणों के आधार पर समाज की पुनर्रचना नहीं हो सकती, ऐसा निष्कर्ष निकालकर उसको बाजू में रख दिया। फिर उन्होंने दिया कि इस देश के लोग, कुछ लोग जाति व्यवस्था को गलत नहीं मानते, क्योंकि जाति व्यवस्था केवल हिंदू धर्म में ही नहीं है, वह अन्य धर्मों में भी है। वह मुसलमानों में है, वह क्रिश्चियनों में है, वह सिखों में है। और यह सारी बातें आपने अनटच इंडिया इस डॉक्यूमेंट्री में देखी है, और सत्यमेव जयते की एपिसोड में भी देखी है, तो मैं उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता। तो बाबा साहब यहाँ यही कहते हैं कि दूसरी व्यवस्था जो जाति की है, दूसरे धर्मों में भी जो जाति है, तो वह जाति उनकी दुय्यम है। आप किसी को पूछोगे कि तू कौन है, और उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूं, तो आप और ज्यादा नहीं जानना चाहते कि वो मुस्लिम में कौन है, शिया है या सुन्नी है, वह खाटीक है या पिंजारी है। इस तरह से आप नहीं जानना चाहते। या फिर आपने किसी को पूछ लिया और उसने कहा कि मैं सिख हूं, सरदार जी हूं, तो आप उसके बारीकी में नहीं जानना चाहते कि वो सिख के कौन से संप्रदाय से है। सिख है, आप संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात हिंदू धर्म के साथ नहीं है। किसी ने कहा, आपने पूछा कि आप कौन हैं, और उसने कहा कि मैं हिंदू हूं, तो आपका बिल्कुल समाधान नहीं होता जब तक आप उसकी जात न जाने। यह बाबा साहब ने इन 18 और 19 सेक्शंस में सिद्ध करके दिखाया है, और जो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि जब हम सफर करते हैं तब आप सभी का अनुभव है, या अनुभव नहीं है तो अनुभव लीजिए कि कैसा होता है। कि क्या आप हिंदू बताने से लोग संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं होते। आपकी जात ढूंढते हैं, आपका नाम ढूंढते हैं, आपका सरनेम जानने की कोशिश करते हैं, आपका काम जानने की कोशिश करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये जो पूरे 20 से लेकर 30 तक के जो पन्ने रहे हैं, वह पन्ने इस तरह से रहे हैं। सो आज का मुख्य मुद्दा है, कल मैंने जो कहा था, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज द की। यह चाबी है इस देश के उज्जवल भविष्य की, इस देश का नागरिक होने की वजह से हमारे उज्जवल भविष्य की। लेकिन जब तक इस देश की पुनर्रचना नहीं होती, सामाजिक पुनर्रचना नहीं होती, तब तक हमारा कोई भविष्य नहीं। और विशेष तौर पे जो दलित समुदाय है, उनका तो कोई भविष्य नहीं है। आज हम कोरोना की इस स्थिति में देखते हैं, जो भी मजदूर हैं, उनकी सारे भारतवर्ष की हालत देखिए। जितने भी मजदूर हैं, वो सारे मजदूर बहुत ही नीचे तबके के होंगे, या तो मोस्टली दलित समुदाय से होंगे, या नहीं तो ओबीसी में बहुत ही निचले तबके के होंगे। तो यह जो है, जो जाति व्यवस्था के सबसे निचले तबके में है, उनकी हालत देख लीजिए, और उनका भविष्य आप बताइए कि क्या भविष्य है। तो यह इस देश के सामाजिक पुनर्रचना की बात है जो बाबा साहब कहते हैं। और इस पुनर्रचना के लिए आज जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह मॉडल प्रस्तुत किया है स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व। तो हम यह दो बातें समझने की कोशिश करें कि कल बाबा साहब ने कहा था सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज फंडामेंटल, प्राइमरी, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। आज उन्होंने अपना मॉडल पेश किया है कि यह जो मॉडल है, यह स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व के आधार पर ही है। और डेमोक्रेसी इस देश की लोकशाही, जो हमारा लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की हम लोकतंत्र पर बहुत हम गर्व करते हैं, वह लोकतंत्र दूसरा तीसरा कुछ नहीं है,
बुद्ध के बंधुत्व की शिक्षा है। जो भी इस देश की पुनर्रचना करनी है वह बुद्ध के शिक्षा के आधार पर है। इस बात के लिए हमें पूरी तरह से आश्वस्त होना है। आप यह करते वक्त बुद्ध का नाम ले या न ले, इस देश का हर नागरिक यदि कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है तो आप स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, जिस मूल तत्वों के आधार पर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कह सकते हैं कि हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम अपने समाज की पुनर्रचना करना चाहते हैं। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह, जहां तक मेरी जानकारी है, और आपने कुछ पिछले बैचेस में प्रोफेसर मस्के जी से सुना होगा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करते थे और बताया जाता था कि अंत में कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करने के बाद जो बाबा साहब ने बात की कि हम अभी दुविधा में जा रहे हैं, हम पॉलिटिकल तौर पर समान हो गए हैं, एक इंसान एक वोट, लेकिन सामाजिक तौर पर हम पूरी तरह से विभाजित हैं, हम आर्थिक तौर पर पूरी तरह से विभाजित हैं। और यह विभाजन यदि हमने जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इसके ऊपर कार्य नहीं किया तो इस घटना का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मूल्य नहीं रहेगा और इस देश के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को उखाड़ के फेंक देंगे। ये बेकार की बात हो जाएगी। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व है। पॉलिटिकल तौर पर हम समान हैं, लेकिन पॉलिटिकल धरा का धरा रह जाता है। समाज व्यवस्था, जब राजनेता कुर्सी से उठकर अपने बस्ती में जाता है तब वो दिखता है। बड़ा मजेदार फिल्म थी, कौन सा है, आर्टिकल 15। वह एक पंडित आता है या कोई तो भी आता है और सब दलित बस्तियों के साथ मिलकर खाना खाता है। कमेंट क्या होती है, जी नहीं, उन्होंने दलितों के लोगों के साथ मिलकर खाना नहीं खाया, वो खाना, वो थाली, सब कुछ वो स्वयं उनके सेवक लेकर आए थे, वो तो साथ में बैठने का बहाना था। ये स्थिति है आज भी, जो फिल्मों के माध्यम से, जो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमारे सामने आता है। सो हमें क्या करना है, हमारा प्राइम कर्तव्य क्या है, मूलभूत कर्तव्य क्या है कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन वह समाज में उतरे, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इस समाज की पुनर्रचना हो। जो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन धार्मिक मूल्यों पर है, यदि हम धर्म कहते हैं, बुद्ध धर्म को धर्म कहते हैं तो, नहीं कहते हैं तो छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक है, नहीं कहते हैं तो वो भी छोड़ दीजिए, वो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, सामाजिक स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व। तो इन तीन तत्वों पर हमें इस देश की समाज पुनर्रचना करनी है। क्या आप इस बात से सहमत है और क्या इस बात के लिए आप सहमत है तो क्या कमिट होना चाहते हैं, ये बात की बात है। तो आइए हम इसके ऊपर अभी चर्चा करें कि आपको क्या समझा। आपने पढ़कर भी आए होंगे, कल का भी हिस्सा पढ़ा होगा और आज जो भी मैंने कहा वो भी आपने पढ़ा, ध्यान से सुना होगा। तो अभी हम एक आधा घंटा चर्चा करते हैं। अभी 6:45 होने को है, हम 6:15 बजे तक चर्चा कर सकते हैं, आधा घंटा।